हेलो गाइज, मेरा नाम है देवांश अग्रवाल और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ एंशंट पास्ट, जो कि लिखी है आर एस शर्मा जी ने। रामचरण शर्मा जी की किताब है ये और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एंशंट इंडिया पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी के लिए। तो होप आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। तो आप सब लोग का सबसे पहले स्वागत है चैनल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर वाइज हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पेज बाय पेज हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग प्लीज़ जो बुक है आपकी एक बार ज़रूर रीड करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि खाली ये वीडियो देख के आप स्किप कर दें बुक रीड करना। बुक ज़रूर एक बार रीड करिएगा, क्योंकि बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रीड करने के बाद ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। लेट्स बिगिन। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला जो हमने जो एक सब टाइटल डाला हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना ही क्यों है एंशिएंट हिस्ट्री। तो आर एस शर्मा जी लिखते हैं कि हमें पता करना है कि हाउ, कब कैसे, कहाँ जो अर्ली कल्चर्स ऑफ जो इंडिया है वो डेवलप हुए हैं। ये हमें चीज़ पता करनी है कि अर्ली कल्चर जो है इंडिया के वो कब, कहाँ, कैसे डेवलप हुए। तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है एंशिएंट इंडिया। फिर बताते हैं वो कि कैसे एग्रीकल्चर, कैसे फूड का स्टोर करना, ये सब स्टार्ट हुआ। कैसे लोगों ने फार्मिंग सीखी, लोगों ने स्पिनिंग सीखी, लोगों ने वीविंग सीखी, मेटल वर्किंग सीखी, आर्ट एंड क्राफ्ट आया। ये सब चीज़ें कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, ये सब चीज़ें हमें जाननी है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना हमें ज़रूरी है। फिर बताते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर चेंज हुआ, किस तरीके से विलेजेस बने, किस तरीके से विलेजेस सिटीज़ के अंदर डेवलप हुए, सिटीज़ लार्ज किंगडम्स के अंदर डेवलप हुई और वो लार्ज किंगडम्स फॉर्म करते गए। ये सब प्रोसेसेस कैसे हुए, इसको समझने का एक जरिया जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री समझना। ठीक है। फिर बोलते हैं वो कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है, जो कि पुराने ज़माने में जिस तरह का राइटिंग फॉर्मेट था, जो कि आज के राइटिंग फॉर्मेट को डिराइव करता है, यानी कि जो आज हम जैसे लिखते हैं वो पुराने फॉर्मेट से डिराइव्ड है, या फिर आज जैसे जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो पुरानी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, यानी कि पुरानी लैंग्वेज से का ही एक नया वर्जन है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे थी, क्या थी, ये सब चीज़ें जानने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद अगर किसी को क्लास 6 की एनसीईआरटी की याद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी सब सेम टू सेम यही बातें बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे आर एस शर्मा जी ने सिंपली बताने की, समझाने की ये कोशिश की है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी हुई और फिर भी एक यूनाइटेड फॉर्मेट में आज भी और हिस्ट्री में भी इंडिया हमेशा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं आर एस शर्मा जी और लिखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रेसेस और बहुत सारे ट्राइब्स जो आकर के इंटरमिंगल हुए, यानी कि बहुत सारे रेसेस और बहुत सारे ट्राइब्स आकर के यहाँ पर एक साथ उनका मिलन हुआ, आकर के एक साथ किसी का कल्चर किसी के साथ मिला, किसी का कल्चर किसी के साथ मिला, मतलब उनका कल्चर सारा इंडिया के अंदर मिलता गया और जो उनके कल्चर का इंटरमिंगलिंग हो गया, यानी कि वो कल्चर इंटरमिंगल हो गए। ठीक है, वो लोग इंटरमिंगल हो गए, वो उनके कल्चर इंटरमिंगल हो गए, वो लोग इस एक ही फॉर्मेट में, एक ही ढर्रे पे आके, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहते हैं ना, एक ही थाली में आ गए और एक ही तरीके से रहना स्टार्ट कर दिए। इनके कल्चर्स को एक नया फॉर्मेट यहाँ पर इंडिया में आके मिल गया। कौन कौन, जैसे कि प्री आर्यंस हो गए, इंडो आर्यंस हो गए, ग्रीक्स हो गए, हुनास हो गए, टर्क्स हो गए, अरब्स हो गए, बहुत सारे लोग जो है इंडिया के बाहर से आए, इंडिया में इन्वेड किया उन्होंने, इंडिया में अपना जो ट्राइब्स लेकर आए, इंडिया में अपनी नई रेसेस लेकर आए, इंडिया में आके वो सेटल डाउन हुए और इंडिया के कल्चर को एक नई डाइवर्सिटी ऐड करते गए और वहाँ पे उनके जो कल्चर्स है वो यहाँ पे इंटरमिंगल हो गए। ठीक है, अब बताता है कि यहाँ पे साफ सेकंड लाइन बोलती है कि जो ये एथनिक ग्रुप्स है, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जो इंडिया की आज डाइवर्सिटी है। जो इंडिया की आज डाइवर्सिटी है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इतने सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इतने सारे जो ट्राइब्स, इतने सारे जो रेसेस हैं, वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आके उन्होंने अपने कल्चर्स को इंटरमिंगल किया, लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट किए, इंडिया के कल्चर में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। उसी कारण से आज इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, द कल्चरल ट्रेड्स co-mingled so well that can be identified in original formats। जो आज कल्चरल ट्रेड्स आज हम लोग देखते हैं वो इतने अच्छे से co-mingle हो गए, इतने अच्छे से घुल मिल गए, जैसे घुल मिल गए वाला वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कि आज उनको अच्छे से उनके ओरिजिनल फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बताते हैं देयर इज ऑल्सो कोमिंगलिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब बताते हैं ये बाहर से, चलो ये बाहर से जो लोग आए, मान लो ये मेरा एक मोहल्ला है,
ठीक है, इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो एक चीज़ फॉलो करते हैं कि हम लोग भैया हर ट्यूसडे को अपना मार्केट बंद रखेंगे। बाहर के दूसरा एक मोहल्ला है जहाँ पर ये फॉर्मेट है कि संडे को पूरा मार्केट बंद रखना है। तो कुछ उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ लोग इसमें आ जाते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ लोग उसमें चले जाते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से जो ये को मिंगलिंग हो रहा है, किस तरीके से ये जो संडे बंद करते थे, अब संडे मार्केट्स को बंद करते थे, अब वो मार्केट को ट्यूसडे को बंद करेंगे। यहाँ पर जो ट्यूसडे को मार्केट्स बंद करते थे अब वो संडे को मार्केट्स बंद करेंगे। तो देख रहे हो किस तरीके से इनके जो कल्चर्स है बहुत छोटे फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की हो, आपको समझ में आया हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो गए हो। लेकिन जो एक तरह का समझने की कोशिश है कि जिस जगह वो गए वहाँ पे घुल मिल गए अपने कल्चर के साथ, वो अपना कल्चर भी ले गए और साथ में घुल मिल भी गए। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के भी, जैसे कि मान लो ये डायरेक्शन सबको पता ही होगी सर, 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो ये जो चारों डायरेक्शंस हैं, इन चारों डायरेक्शंस में भी इंटरमिंगलिंग हुआ। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ पार्ट अलग माना जाता था, ईस्टर्न पार्ट अलग माना जाता था, सदर्न पार्ट अलग माना जाता था, और उनके कल्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इनके कल्चर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जो कि आप आज आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे आर्यन कल्चर जो कि वैदिक कल्चर और पुराणिक कल्चर है, यानी कि जैसे जो पुराण वगैरह लिखते हैं, जो आर्यंस वगैरह हैं, जिन्होंने वेदास लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो वेद लिखे गए हैं, ये सब जो वैदिक कल्चर जो फॉलो करते हैं आर्यंस, वो रहते हैं नॉर्थ के अंदर, ये आप सब लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्री आर्यन कल्चर, यानी कि जो द्रविडियन कल्चर है या फिर तमिल कल्चर है, जो कि रहते हैं साउथ के अंदर। प्री आर्यंस रहते हैं साउथ के अंदर, जो कि जिनको कि द्रविड्स भी कहा जाता है, जिनको तमिल भी कहा जाता है, वो रहते हैं साउथ के अंदर। आर्यंस का जो कल्चर है वो है नॉर्थ के अंदर का। लेकिन यहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं उनमें बहुत सारे मुंडा और द्रविडियन और नॉन संस्कृत टर्म्स भी हैं। जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं, एकदम सिंपल फॉर्मेट में समझो, जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जो कि इस कल्चर से बिलोंग करते हैं। एक और मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सर, मुंडा। इस मुंडा नाम को प्लीज आप याद कर लो। मुंडा इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय ईस्टर्न पीपल। ये कौन से लोग थे भैया? ये जो द्रविडियन और तमिल कल्चर फॉलो करते थे वो थे साउथ, ये आर्यन कल्चर वैदिक कल्चर वाले थे नॉर्थ, और ये जो मुंडा कल्चर फॉलो करते थे वो थे ईस्टर्न साइड के। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं उनके अंदर ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मुंडा से, द्रविडियन से और संस्कृत टर्म्स से मिलकर के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ अगर एग्जाम्पल मान के चलो तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि किसी शहर में कोई सब्जी का नाम कुछ होता है, किसी शहर में कोई सब्जी का नाम कुछ होता है। कुछ लोग किसी चीज़ को कुछ कहते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को कुछ कहते हैं। कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टर्म्स दिए जाते हैं, लेकिन जब एक यूनाइटेड फॉर्मेट में देखा जाता है उन चीज़ों को तो मतलब उनका एक होता है। कहने का अर्थ यही है कि कल्चर्स का जो इंटरमिंगलिंग हुआ उसका कारण ये है कि जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि मुंडा कल्चर और द्रविडियन कल्चर और नॉन संस्कृत टर्म्स से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, प्रोडक्ट्स थे, जो सेटलमेंट्स थे, आर एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर एंड नॉन वैदिक इंडिया। जो वैदिक इंडिया है उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, एसोसिएटेड था नॉन वैदिक इंडिया। समझ में आ गया सर? आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग साउथ में। अब तो पहले ये देख लिया हम लोगों ने कि नॉर्थ में किस तरीके से वैदिक कल्चर के अंदर वैदिक कल्चर के अंदर ये सारे टर्म्स यूज किए गए। अब आते हैं संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कहाँ लिखी गई सर? ये लिखी गई साउथ के अंदर। ये साउथ के अंदर आप लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस लिटरेचर है ये, और ये 3 असेंबलीज हेल्ड की गई थी। ये सब हम लोग ने एनआईओएस में पढ़ा रखा है। ठीक है, एनआईओएस की मैं एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, एनआईओएस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि जो संगम लिटरेचर है, मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं अपने चैनल के ऊपर एनआईओएस के रिलेटेड, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। एक वैसे डेडिकेटेड सीरीज हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संगम लिटरेचर जो कि 300 से 600 BC के बीच लिखी गई, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि पाली और संस्कृत भाषा में, जो कि पाली और संस्कृत भाषा के हैं, जो कि वैदिक कल्चर यानी कि जो कि गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि जो कि नॉर्थ में प्रयोग किए जाते थे, यानी कि जो नॉर्थ में बोले जाते थे। इसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी सर? वो थी मुंडा लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज थी कौन सी थी? पाली थी और संस्कृत थी। तो ये बताने की कोशिश है कि नॉर्थ में जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साउथ की हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो साउथ के हैं, और जो साउथ के हैं उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि नॉर्थ से लिए गए हैं। ठीक है, ईस्टर्न रीजन विद प्री आर्यन ट्राइब्स स्पोक मुंडा और कोलरियन ऑल्सो यूज टर्म्स इन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। तो मैंने आपको बताया कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में मुंडा और कोलरियन टर्म्स जो कि ईस्टर्न रीजन के हैं उनको भी यूज किया गया है। द्रविडियन एंड मुंडा हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ
ऑन फोनेटिक्स एंड वोकैबुलरी ऑफ वैदिक लैंग्वेजेस। फोनेटिक्स का क्या मतलब होता है? फोनेटिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज वी स्पीक, जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं उनको कहते हैं फोनेटिक्स, और वोकैबुलरी का मतलब सब लोग जानते हैं। तो जो द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेजेस के जो फोनेटिक्स यानी कि जो टर्म्स हैं वो वैदिक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि वैदिक लैंग्वेज यूज करता है, वो द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेज से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब इंडिया ने, अब यहाँ पे जो कल्चर वाली बात थी वो अपनी खत्म हो गई है, अब बात करेंगे रिलीजन की। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे रिलीजन्स का यहाँ पर बर्थ देखा है, यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे रिलीजन्स का बर्थ एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि हिंदुज्म जिसको कि ब्राह्मणिज्म भी कहते हैं, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये सारे रिलीजन्स जो है वो इंटरमिंगल हुए और इंटरैक्ट करते थे एक दूसरे से। यही ये कारण है जिस वजह से हम लोग आज देखते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद despite of all of these great diversity, we have underlying unity in India. That is why we say that we have unity in diversity. यानी कि कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिसको इंडिया ने देखा, इंडिया ने बहुत सारे रिलीजन्स को इंटरमिंगल किया, बहुत सारे रिलीजन्स के साथ इंडिया के सारे रिलीजन से इंटरैक्ट किया, और उसके कारण हम लोग आज इतनी सारी लैंग्वेजेस देखते हैं, इतनी सारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस देखते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस देखते हैं, इतने सारे रिलीजन्स देखते हैं, इतने सारे कस्टम्स देखते हैं, लेकिन कहीं एक अंदर एक डीप अंडरलाइंग यूनिटी है जो कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद लाई करती है, जो कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद एग्जिस्ट करती है, इसीलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ज्योग्राफिकली डिफाइंड सबकॉन्टिनेंट वाज सप्लीमेंटेड विद कल्चरल इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक चीज और समझो सर, कि यहां पर बताया जा रहा है कि पहले हम लोग ने पढ़ा किस तरह से कल्चर डिफाइन करता था, किस तरह से कल्चर की वजह से हम लोग डाइवर्सिटी है लेकिन उसी में यूनिटी है। फिर बताया कि रिलीजन में कितनी सारी डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी है। अब बता रहा है कितनी सारी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकली फिर भी सारा यूनिटी है। ठीक है, वो आज की आपसे बात नहीं करेगा, वो बात करेगा एंशिएंट टाइम्स में। तो एंशिएंट टाइम्स में बताया जा रहा है कि जो ज्योग्राफिकली जो सब कॉन्टिनेंट है वो पहले से बहुत ज़्यादा डिफाइंड था, लेकिन कल्चरल इंटीग्रेशन ने उसको और ज़्यादा सप्लीमेंट कर दिया, यानी कि जो एक इंटीग्रेशन थी पूरे जो ज्योग्राफिकल पूरे सब कॉन्टिनेंट की, उसको कल्चरल इंटीग्रेशन ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं दैट देयर डेवलप्ड मेनी स्टेट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। बहुत सारे स्टेट्स डेवलप हुए, बहुत सारे लैंग्वेजेस के तौर पे डेवलप हुए, बहुत सारे कल्चर्स के तौर पे डेवलप हुए, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के तौर पे डेवलप हुए, बहुत सारे जनपद बने, जो जनपद बड़े होकर महाजनपद बने, और बड़े बड़े एम्पायर्स बने जो कि डिफरेंट ट्राइब्स के हुआ करते थे, डिफरेंट ट्राइबल कल्चर था उस समय। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी एक कंट्री को एक नाम से जाना जाता था जिसको कहते थे आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त पूरे एक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे, यहाँ बता रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जनपद हैं, महाजनपद हैं, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिटी है इन सब के बीच, इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद, जो कि ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट करती है। एक पूरे जो कंट्री होती है या पूरा सब कॉन्टिनेंट को एक नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त, क्योंकि आर्यंस का डोमिनेंस था उस वक्त यहाँ पर। आर्यंस का डोमिनेंस की वजह से इसको आर्यवर्त कहा जाता था, जो आर्यवर्त कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया and extends from eastern to western sea coasts, northern central India and eastern to western sea coasts। अभी यहाँ पर साउथ इंडिया को यहाँ पे एक साथ नहीं लिया गया है, लेकिन आर्यवर्त आपको नाम याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक लाइक करता था, और डोमिनेंस किसकी थी, किस वजह से हुआ, आर्यंस की डोमिनेंस की वजह से ये नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा नाम पड़ा भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष जो है वो कहा जाता था बिकॉज ऑफ द लैंड ऑफ भारतास। जो लोग यहाँ रहते थे उसको कहा जाता था भारतास, और भारतास वाज यूज्ड फॉर अ फैमिली और ट्राइब इन महाभारत एंड ऋग्वेदा। ठीक है, भारत जो टर्म है वो यूज किया गया था फैमिली और ट्राइब के लिए इन महाभारत और ऋग्वेद के अंदर, और उसी से नाम पड़ा भारतवर्ष। ठीक है, भारतीय और इनहैबिटेंट अकर्स इन पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट, और जो लोग यहाँ पे रहा करते थे उनको भारतीय कहा जाता था, यानी कि भारतीय का मतलब कि आप यहीं के इनहैबिटेंट हो, यानी कि आप यहीं पे पैदा हुए हो। ठीक है, तो आपको भारतीय कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं सर, आज भी वही कहते हैं। अब बात करते हैं टर्म हिंदू की। जो हिंदू टर्म है वो इरानियन इंस्क्रिप्शंस में से आया है, इरानियन इंस्क्रिप्शंस में से ये टर्म हिंदू आया है। बेसिकली सिंधु से ये डिराइव होता है टर्म हिंदू, और उस समय इसको टेरिटोरियल यूनिट के लिए यूज किया जाता था, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि इंडस के ऊपर था, उसके लिए ये लोग इरानियंस जो है उसको हिंदू कहा करते थे। धीरे धीरे करके इरानियंस ने इसको नाम दे दिया हिंदुस्तान। आप आगे अभी उसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन पहले के ज़माने में, यानी कि एंशिएंट पास्ट में, जो टर्म हिंदू है वो एक टेरिटोरियल यूनिट के तौर पे यूज़ किया जाता था, ना कि किसी रीजन के तौर पे या फिर किसी कास्ट के तौर पे। आगे बढ़ते हैं।
इंडिया वॉज सीन एज अ डोमेन ऑफ सिंगल मोनार्की स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालय टू द सी। उस समय भी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, इतने सारे कल्चर्स होने के बावजूद, इतने सारे छोटे छोटे ट्राइब्स होने के बावजूद इंडिया को एक सिंगल डोमेन देखा जाता था फॉर अ सिंगल मोनार्क। एक सिंगल मोनार्की देखी जाती थी इंडिया में, जो कि स्ट्रेच करती थी हिमालय से सी तक। ठीक है, यहां से मतलब अटक से कटक तक वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। अटक से कटक तक एक सिंगल मोनार्क देखा जाता था, और जो राजा लोग इस मोनार्क को एस्टैब्लिश करने में पॉसिबल होता था, यानी कि जो हिमालय से जिनका साउथ तक का जिनका पूरा एक एम्पायर होता था, उनको कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, चक्रवर्ती महाराज अशोक आपने सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक आपने सुना होगा। तो चक्रवर्ती उनको कहा जाता था, और चक्रवर्ती उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ट्राई किया अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाने का, अपना एम्पायर क्रिएट करने का, फ्रॉम हिमालयाज टू द केप कोमोरियन, to the Cape Comorin, okay, from Himalayas to the Cape Comorin and from Bharatputra Valley to the land beyond Indus। मतलब कि नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हर तरफ उन्होंने अपना जो है डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे 2 बार ऐसा ट्राई किया गया। पहला था अशोका के दौर में, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ, जिन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर किया, पूरे इंडिया पे कॉन्कर किया, सिवाय एक्सट्रीम साउथ के। आपने कलिंग का सुना होगा, कलिंग तक उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, पूरे इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया सिवाय एक्सट्रीम साउथ के। फिर समुद्रगुप्त ने 4th सेंचुरी एडी में इसको ट्राई किया, और गंगा से लेकर के तमिलनाडु के बॉर्डर्स तक उन्होंने अपने जो एम्पायर है उसको एस्टैब्लिश किया। चलो, पुलस्केन 2 के हाथों हर्षवर्धन का डिफीट हुआ। हर्षवर्धन कौन थे सर? हर्षवर्धन को कहा जाता था लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, और पुलस्केन 2 जो है वो एक चालुक्य किंग थे, जिनका कि डोमिनेंस कहाँ पे था? साउथ में था, और जो हर्षवर्धन है उनका डोमिनेंस कहाँ पे था? नॉर्थ में था। पुलस्केन 2 का जो डोमिनेंस था वो सेंट्रल इंडिया में, मेनली सेंट्रल इंडिया में और थोड़ा सा साउथ इंडिया में था। ठीक है, तो उन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया, और ये सब के बावजूद, इन सब के बावजूद आप देख रहे हो किस तरीके से आधे आधे इंडिया में किसी की डाइवर्सिटी, किसी की डोमिनेंस कभी हो रही है, किसी की डोमिनेंस कभी हो रही है, लेकिन फिर भी एक सिंगल मोनार्की के तौर पे पूरे इंडिया को देखा जाता था, पूरा डोमेन को देखा जाता था। ठीक है, जो फॉरेनर्स आते थे इंडिया के अंदर, उन्होंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया, सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आए सिंधु के लोगों के साथ, और फिर वहीं से उनको नाम पड़ गया हिंदू। ठीक है, हमने इस चीज को पढ़ लिया है। हिंद वॉज यूज्ड इन पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेजेस, और जो हिंद कहा जाता था पर्शियन और अरबिक लैंग्वेजेस में, अरब्स भी आए थे, पर्शियंस भी आए थे इंडिया में, तो उसको हिंद कहा करते थे। ठीक है, पोस्ट कुशना टाइम्स इरानियंस कॉन्कर्ड सिंध एंड नेम्ड इट हिंदुस्तान। मैंने आपको बताया कि जो इरानियंस थे, जब उन्होंने कॉन्कर किया सिंध को, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया हिंदुस्तान। ठीक है, कुशना के बाद उन्होंने, अब ये सब बहुत ज़्यादा डीपली, अगर आपने कुछ एनसीईआरटी वगैरह, या फिर आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, या फिर अगर एनआईओएस आपने नहीं पढ़ी है, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने एनआईओएस और एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी ऐसे लेकर फ्लो चलो, और जब समय मिले आपको तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी और एनआईओएस जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको ये सब जो पोस्ट कुशाना या जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको समझ में आएगी, अच्छा ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृत, अब बात करें सर लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे यूनिटी है इन डाइवर्सिटी। प्रकृत सर्व्ड एज अ लिंग्वा फ्रैंका अक्रॉस मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। अशोकास इंस्क्रिप्शन इन प्रकृत एंड ब्रह्मी। अब इसका क्या मतलब होता है सर? ये नया नया टर्म दे देते हैं ये लोग। लिंग्वा फ्रैंका का ये मतलब होता है कि एक लैंग्वेज जो कि कनेक्ट करती है लोगों को। जैसे कि मान लो सर, यहाँ पे की लोकल लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि एक जगह की लोकल लैंग्वेज होती है। अब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं सर, हम लोग हिंदी को मिला करके बोलते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ। तो उसी तरीके से प्रकृत सर्व करती थी एज अ लोकल लैंग्वेज विच इज नोन एज लिंग्वा फ्रैंका। ठीक है, चलो, प्रकृत सबसे ज्यादा बोली जाती थी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रकृत लैंग्वेज के अंदर है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। लेटर संस्कृत ने इस पोजीशन को अक्वायर कर लिया जहां पे प्रकृत थी, और वो बहुत ज्यादा कब हुआ? गुप्ता पीरियड के दौरान। ठीक है, सबसे ज्यादा कब हुआ? गुप्ता पीरियड के दौरान। रामायण और महाभारत जो है वो जितना डिवोशन के साथ, जितने जील के साथ पढ़ी जाती थी गंगा के किनारों के ऊपर, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, उतने ही डिवोशन, उतने ही जील के साथ पढ़ी जाती थी साउथ इंडिया में। ठीक है, और उसको और ज़्यादा लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट भी किया गया, और उतने डिवोशन, उतने ही जील के साथ इसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी पढ़ा जाता था, जितना ज़्यादा गंगा उसके किनारों पे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में पढ़ा जाता था। इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड peculiar social system like Varna in north, which eventually spread in all parts and also influenced the other religions। अब यहाँ पर पेक्यूलर का क्या मतलब होता है सर? पेक्यूलर का मतलब होता है अनयूजुअल। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि इंडिया ने एक अनयूजुअल सोशल सिस्टम देखा, जो कि वर्ण का सिस्टम था, जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, जो कि नॉर्थ में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, और बहुत सारे रिलीजन्स को उसने इन्फ्लुएंस भी किया। जैसे कि कुछ लोग अगर किसी रिलीजन से, किसी रिलीजन, मान लो अगर कोई
व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट करता है, लेकिन फिर भी वो इस वर्ण वाले सोशल सिस्टम को फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह के सोशल सिस्टम जो कि अनयूजुअल था, जो बाकी वर्ल्ड से अनयूजुअल सोशल सिस्टम था, उसको किस तरीके से पूरे इंडिया में फैला और किस तरह से अलग अलग रिलीजन्स में उसने अपनी पैठ बनाई, किस तरह से अलग अलग रिलीजन्स में उसने इन्फ्लुएंस किया। यानी कि ये कहने का मतलब है इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद इंडिया किस तरीके से एक यूनाइटेड फॉर्मेट में, एक यूनिटी के फॉर्म में रहता था इन एंशियंट इंडिया, वो बताने की कोशिश है। आज भी बहुत ज़्यादा यूनिटी के फॉर्म में इंडिया रहता है, लेकिन इस बुक में आज की बात नहीं कर रहा है सर, वो एंशियंट की बात कर रहा है। तो आप एंशियंट के तौर पे देखना, आज के तौर पे इसको रिलेट मत करना। आगे बढ़ते, द रेलिवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट, ये हमारा लास्ट आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा कान खोल के समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कान खोल के समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे आर्य शर्मा जी ने शायद मेरे हिसाब से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो कि ये झंडा बुलंद करते हैं कि हमें पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हमें पास्ट को रिस्टोर करना चाहिए, हमारे पास्ट के कल्चर्स को रिस्टोर करना चाहिए, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट के दो साइड्स हैं, दो पहलू हैं। पहला तो पहलू है वो जो डेवलपमेंट और कल्चर पहले का था, और दूसरा है जो सोसाइटी थी। डेवलपमेंट और कल्चर इन द सेंस कि जो कल्चर पहले का था उसको आप अगर आज रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो पहले की सोसाइटी भी ऑटोमेटिकली रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और जिस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रेजुडिस हैं जो कि सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे सोशल कस्टम्स हैं जो कि सही नहीं है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जैसे कि जो वुमेन को एम्पावर ना करने वाला सिस्टम है, जैसे कि मेन डोमिनेंस वाला जो सिस्टम है, उस सब सिस्टम को भी आप साथ ही साथ लेकर के आओगे अगर आप पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो, अगर आप पास्ट के कल्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है, आपको खाली इतना समझना है कि पास्ट जो है वो हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए, पास्ट की जो पढ़ाई है, पास्ट के जो बारे में नॉलेज है वो हमें ये हेल्प करता है एग्जामिन करने के लिए कि हम वो रूट्स देख सके जहां से प्रीजुडिस स्टार्ट हुए। प्रीजुडिस का मतलब पहले से किसी के बारे में मन में धारणा बना लेना कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो ये ऐसा ही होगा, अगर ये व्यक्ति गांव से है तो उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, ये सब चीज़ें जो है ये सब प्रीजुडिस हैं। ठीक है, और ऐसे फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं सस्टेन करने को कास्ट सिस्टम को, ये सब फैक्टर्स को समझने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पास्ट की नॉलेज रखो। ठीक है, तो बेसिकली आर्य शर्मा जी ने इसी बारे में इस लास्ट वाले जो इन्होंने लिखा है, और मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस या फिर जो अपने जो विचार हैं उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। उन्होंने बताया है किस तरीके से ओल्ड नॉर्म्स, किस तरीके से सोशल कस्टम्स, किस तरीके से जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी ज़्यादा तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितने भारी तरीके से दिमाग के अंदर घुसी हुई हैं, लोगों के रूट्स के अंदर घुसी हुई हैं। और इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो पास्ट को दोबारा से पढ़ें। और जो लोग चाहते हैं कि पास्ट रिकंस्ट्रक्ट हो, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि पास्ट के दो पहलू हैं, एक जो उसका कल्चर है और दूसरा जो उसकी सोसाइटी है, जो सोसाइटी में जो उनके फ्लॉज थे वो दोबारा से वापस से एक तरीके से। और ये भी हम नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है पूरा इंडिया में से, हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता है इंडिया में, हम ये नहीं कह सकते कि जो कास्ट सिस्टम है आज उसको हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग ये नहीं कह सकते जो पुराने जो प्रीजुडिस है उसको आज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, जो पुराने धारणा है उनको आज हम लोग फॉलो नहीं करते। तो वही चीज़ें इन्होंने अपनी किताब में इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आंसर राइटिंग में आपके जरूर ये चीज़ें हेल्प करेंगी, तो आप प्लीज़ आप जरूर इसको रीड करिएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था प्लीज़ एक बार जरूर किताब रीड करिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। टिल देन दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कतें हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।